हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बार बार ये रिपीट होते हैं सभी एग्जामों में, चाहे वो यूपीपीसीएल TG2 हो गया, चाहे वो आपका यूपी आर्नल्ड TG2 हो गया, या आपका इसरो हो गया, या DRDO हो गया। सभी में एग्जाम में जो है ये ट्रांसफार्मर जो 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये सभी रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लिया तो ये मान चलिए आपके 2 से 3 नंबर तो आपके पक्के हैं। जो आपके यूपीपीसीएल TG2 हो गया, यूपी आर्नल्ड TG2 हो गया, DRDO टेक्नीशियन ये हो गया, इन कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं या इसरो को देने जा रहे हैं उसमें आपसे 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके इस जो है वीडियो से आपको जरूर फंस जाएंगे। ठीक है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि बार बार हर साल ये जो है सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको आउट ऑफ 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपको कमेंट्स जरूर करना है। आप ये मान के चलिए हम टेस्ट दे रहे हैं, 25 क्वेश्चन है टोटल, इसमें से हमें देखना है कि 25 में से मेरे कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ठीक है, उम्मीद दोस्तों आप सभी लोग के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे राइट होंगे, और कुछ लोग के जो नहीं होंगे वो अपना जो है बाद में उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यहाँ पे, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर होती है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर जो लेमिनेशन यानी आपका जो ये पत्ती लगी होती है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, जो लेमिनेशन होती है किसकी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ये कैसे बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील जो आपकी बनी होती है ये आपकी किस तरह से बनाई? देखिए, ये पत्ती जो आपकी होती है ये पतली पतली पत्तियों को काट करके जो है उस पर सेट किया जाता है लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है, कि जो थिकनेस इसकी होती है वो पूछता है इस क्वेश्चन में कितनी होती है। तो दोस्तों, उसकी जो मोटाई होती है वो 0.3 से लेकर के आपके 0.5 तक। ठीक है, ये आपको किसी बुक में आपको ये मिलेगा, और किसी बुक में आपको मिलेगा 0.4 से 0.5 तक। ठीक है, ठीक है, मिलीमीटर तक ये इस चीज़ की जो है थिकनेस यानी कि मोटाई होती है। तो इसको आप क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि 0.4 से से लेकर के 0.5 तक आपकी जो है इसकी मोटाई होती है। ठीक है, लेमिनेशन की। ठीक, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी बुक में आपको 0.3, तो यह मान लीजिए आप लोग इसको में ही होती है। 0.3 से 0.5 दिया है तब भी उसको राइट आपको करना है, 0.4 से 0.5 दिया तब भी आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, लगभग यही इसकी जो है मोटाई होती है। हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर द ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए ब्रीदर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल में गुणवत्ता होनी चाहिए। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर में क्या भरा होता है? सिलिका जेल। ठीक है, क्या होता है? सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल जो होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम दोस्तों ये होता है कि जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है उसको अवशोषित करना, उसको ऑब्जॉर्व करने का। ठीक है, यही काम होता है सिलिका जेल का। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, ट्रांसफार्मर के लिए ब्रीदर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल में गुणवत्ता होनी चाहिए, या आयोनाइजिंग एयर होना चाहिए। ठीक है, आयोनाइजिंग एयर में होना चाहिए, या अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर होना चाहिए, या क्लींसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, या कूलिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा कि ऑब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। ठीक है, ऑब्जॉर्बिंग मॉइस्चर यानी मॉइस्चर को अवशोषित कर लेगा, जो नमी होगी वो आपका जो सिलिका जेल होगा वो उसको अवशोषित कर लेगा। ठीक है, ये आप इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आमतौर पर होती है। मैंने आपको अभी आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने आपको उसमें बता दिया कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है जो आपकी, वो किस चीज़ से बनती है? वो सिलिकॉन स्टील की जो आपकी लेमिनेशन जो होती है वो पत्तियों को काट करके बनाया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 में आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। अगला यहाँ पे दोस्तों हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन अ ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है? हमको ये बताना है कि ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है, करंट या वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी या ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। दोस्तों देखिए, करंट जो होता है वो भी बदलता है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा इसमें। फिर कह रहा है कि वोल्टेज भी बदलता है। ट्रांसफार्मर काम ही होता है कि स्टेप अप स्टेप डाउन करना, है ना। यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है दोस्तों वो हमारी कांस्टेंट रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है अपने इंडिया में, क्वेश्चन पूछा जाता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज जो है वो इंडिया में
फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है। और सभी बता जो जैसे अमेरिका हो गया वहाँ पे 60 हर्ट्ज, ठीक है, अमेरिका वगैरह में यहाँ पे आपके अमेरिका जापान वहाँ पे 60 हर्ट्ज यूज की जाती है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंडिया में जो है कितनी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट किया था, आपको 50 हर्ट्ज बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो इस क्वेश्चन में आपका जो ट्रांसफार्मर में कह रहा है कि कौन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, कौन बदलेगा नहीं, कौन यानी कि कौन में कांस्टेंट रहेगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी जो होगी आवृत्ति यहाँ पे दोस्तों नहीं बदलेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा 4 में, ठीक है। अगला यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आएगा। इन अ ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वे फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी। आपसे दोस्तों बताना है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर जो है किस तरह से आपकी ऊर्जा जो है, ऊर्जा यहाँ पे कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं इसको, कैसे इसमें जो है ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। थ्रू कूलिंग कॉइल, थ्रू एयर, बाय द फ्लक्स, नन ऑफ द एबव। दोस्तों जो हमारे जो भी हमारी एनर्जी होती है, जो हमारे फ्लक्स होते हैं, उसी से जो है इसमें प्राइमरी से सेकेंडरी में आपके कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। कन्वे यहाँ करें, ये ट्रांसफर आपके होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, बाय द फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स द्वारा। देखिए कूलिंग से तो होगा नहीं, ना ही आपका एयर हवा से भी नहीं होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स आपका राइट हो जाएगा। आप सभी पता है कि फ्लक्स जो आपके जो जनरेट होते हैं आपके प्राइमरी में, उसी के तौर आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है, फिर आपके सेकेंडरी में आपके वो जा करके म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है कन्वर्टिंग का, ठीक है। अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 आ जाएगा। ए ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू। एक ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट किया जाता है, ये दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर जो कोर होती है उसको लेमिनेट क्यों किया जाता है, इसका दोस्तों क्या करना। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर जो कोर होती है वो इसलिए लेमिनेट किया जाता है, उसको जो एडी करंट जो लॉस होते हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको लेमिनेट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा कि रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेमिनेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स। ये कह रहा है कि आपका एक ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेशन होता है द्वारा उत्पन्न जो कंपन होती है, ठीक है, जो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक कंपन होती है, वो डिग्री पर निर्भर करती है। थिकनेस ऑफ क्लैंपिंग बिल्कुल सही है, इस पर निर्भर करती है। फिर कह रहा है गॉज ऑफ लेमिनेशन, गेज ऑफ लेमिनेशन भी निर्भर करता है। फिर कह रहा है साइज ऑफ लेमिनेशन भी निर्भर करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, कि आपका जो मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है ये आपका इन सभी तीनों पर आपका वो डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। विच वाइंडिंग इन अ ट्रांसफार्मर हैज़ अ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होगी। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी उसमें टर्न की नंबर ऑफ टर्न जो होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। ट्रांसफार्मर रेटिंग जो है आमतौर पर हम किस रूप में व्यक्त करते हैं। आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर जो रेटिंग होती है किलो वोल्ट एम्पियर में हम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी राइट हो जाएगा, केवीए में हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग करते हैं, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पे दोस्तों हम बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का जो स्थापना करते हैं ये हिस्सा या उसका पार्ट नहीं है। कन्वर्टर, ये आपका कंजर्वेटर ये होता है, ब्रीदर भी होता है, ये बुक होल्ड रिले भी होता है। ये कह रहा है एग्जिस्टर दोस्तों यहाँ पे नहीं होता। ये कह रहा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये आपका एग्जिस्टर जो होता है ये आपका ट्रांसफार्मर का पार्ट या भाग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग अ पावर ट्रांसफार्मर इज। पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की सामान्य विधि है। दोस्तों आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है चलते चलते, उस पर जब लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है तो एक टाइम आता है बहुत ज़्यादा उसमें हीट जो है हीट हो जाता है, ठीक है, काफ़ी गर्म होने लगता है। तो उसके लिए हम जो है कूलिंग की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, कूलिंग के लिए। तो वही पूछ रहा है इसमें जो कॉमन मेथड है कौन सा कूलिंग का। देखिए नेचुरल एयर कूलिंग ये भी की जाती है, एयर ब्लास्ट कूलिंग भी की जाती है और ऑयल कूलिंग भी की जाती है। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है कि
कि सामान्य विधि यानी कि जो कॉमन मेथड है वो कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑयल कूलिंग होती है वो आपकी समान विधि है, ये ज़्यादातर यूज की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कि ऑयल कूलिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एक बिजली ट्रांसफार्मर की दक्षता क्रम में है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि जो आपका ट्रांसफार्मर में आपको इफिशियंसी बताना। देखिए ट्रांसफार्मर दोस्तों जो बेसिकली अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर की यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर, तो इसकी जो इफिशियंसी होती है वो होती है 100%। ठीक है, 100% इसकी दक्षता यानी कि इफिशियंसी होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली ट्रांसफार्मर अगर बात करते हैं, सिर्फ अगर ट्रांसफार्मर की आपसे बात कर रहा है, तो इसकी जो दक्षता यानी इफिशियंसी होती है वो 90 से लेकर के 98% तक इसकी इफिशियंसी होती है। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आदर्श की नहीं। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन से आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 12 में आपका बी राइट होगा। ठीक है, अगला यहाँ देखिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूटीन टेस्ट ऑन द ट्रांसफार्मर्स, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर नियमित परीक्षण नहीं है। देखिए ट्रांसफार्मर हम कौन कौन से परीक्षण करते हैं, कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट ये भी हम करते हैं, इम्पीडेंस टेस्ट भी करते हैं, पोलैरिटी टेस्ट भी करते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों और रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट, इसको हम नहीं करते थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देगा। एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड सच दैट, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में लोड पर अधिकतम दक्षता होगी। जैसे कि देखिए दोस्तों ये पूछा कि एक वो इसको आइडियल कहा किसको जाएगा, जिसमें कोई भी लॉस, बिल्कुल भी कोई भी लॉसेस हो ही ना, उसी को हम आइडियल कहेंगे, है ना। तो ये पूछता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब लोड सच दैट, कब होगा, जब इसके कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब हम बराबर हो जाएंगे तब जो होगी ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आएगा 15। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज ऑन विच हैज, एक आदर्श ट्रांसफार्मर वह होता है जिसमें नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, या फिर कह रहा है इंटर रिलेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, अ कॉमन कोर ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, कोर ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड वाइंडिंग ऑफ प्योर कॉपर मेटल, नन ऑफ द एबव। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर दोस्तों आपको अभी बताया मैंने कि वो चीज़ होता है आइडियल ट्रांसफार्मर, या आइडियल वो चीज़ होता है इसमें कोई भी त्रुटि या कोई भी लॉस, उसमें कोई भी हानि ना हो। तो ट्रांसफार्मर की यहाँ बात हो रही है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर जो ऑन ऑफ विच हैज़ नो लॉसेस एंड नो मैग्नेटिक लीकेज। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लीकेज भी नहीं होगा, ना ही कोई हानि होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा 15 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर पावर सप्लाईड इंडिया, इंडिया में अपने ये जो भारत में बिजली की आपूर्ति एक मानक वोल्टेज में नहीं है। 11 kV ये की जाती है, 33 kV ये भी की जाती है, 60 kV ये भी की जाती है, 122 kV ये आपकी नहीं की जाती। ठीक है, इंडिया में अपने ये नहीं की जाती। यहाँ पे डी आपका बिल्कुल भी यहाँ क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 में। ठीक है, 122 नहीं करते आपका 220 करते हैं। ठीक है, 220 kV यहाँ पे की जाती है, लेकिन 122 नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। हाउ मेनी टाइप आर द करंट ट्रांसफार्मर्स, करंट ट्रांसफार्मर आपका कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों जो करंट ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट फॉर्म में सीटी कहते हैं, इसको हम ये बेसिकली दोस्तों मेजरिंग ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, मेजरिंग ट्रांसफार्मर होते हैं। और एक होता है आपका पीटी, जिसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये आपके बेसिकली मेजरिंग ट्रांसफार्मर होते हैं, ये आपका करंट मेजर करता है, ये आपका विभव यानी कि वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पूछता है कि सीटी में कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ रहा था दोस्तों। बेसिकली जो सीटी ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट होएगा। 2 प्रकार के आपके इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है दोस्तों वाउंड टाइप। ठीक है, वाउंड टाइप होता है, दूसरा होता है बार टाइप। ठीक है, बार टाइप, ये आप जान लीजिए 2 टाइप के आपके करंट ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ जाएगा। ऑन व्हाट करंट डज द ट्रांसफार्मर ऑपरेट, ट्रांसफार्मर किस विद्युत धारा पर कार्य करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है वो एसी पर ही वर्क करता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी पर वर्क करता है। क्यों डीसी पे क्यों वर्क नहीं करता दोस्तों। अगर हम डीसी में, आप सभी पता है ट्रांसफार्मर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा कहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्शन होगा हमारा एसी में ही तो होगा।
जब हमारे फ्लक्स कटेंगे, फ्लक्स जनरेट होंगे, तभी तुम्हारा सेकेंडरी में आपका फर्स्ट प्राइमरी से सेकेंडरी में आपका जो जाएंगे कन्वे होंगे ना आपके फ्लक्स, किसके कारण होगा? वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होंगे। तो इसी कारण से अगर हम डीसी सप्लाई को जोड़ देंगे तो जो हमारी वाइंडिंग है वो जल जाएगी ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम हमेशा जो है ऑलवेज हम इसको अल्टरनेटिंग करें, यानी कि एसी का यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ ट्रांसफार्मर वर्क? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैंने आपको बताया कि अभी तुरंत कि ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन प्रेरण पर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ठीक है। अगला हम यहाँ पे देखें, अगर हम आदर्श की बात कर ले तो आदर्श से हमारा यहाँ पे जो होता है वो सेल्फ इंडक्शन पर कार्य करता है आदर्श ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 20। व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर देखिए दोस्तों, बेसिकली ट्रांसफार्मर भी हमारा एक मशीन ही तो है, हम जिसको कह सकते हैं ना, ट्रांसफार्मर हमारा एक मशीन है या डिवाइस को कह सकते हैं, युक्ति कह सकते हैं। लेकिन पूछता किस टाइप की है, डायनेमिक मशीन है या राउंड मशीन है या स्टैटिक मशीन है या नन ऑफ एबव? देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसे पार्ट्स नहीं होते हैं जो मूव करते हैं, है ना। आपका मोटर ले लीजिए, आप जनरेटर ले लीजिए, उसमें पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है। तो वो आपके गतिक यानी कि डायनेमिक टाइप को होंगे, राउंड आप मशीन कह सकते हैं या डायनेमिक मशीन कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक मशीन है, ठीक है। क्या है? स्थित रहते हैं, उसमें कोई भी चल पार्ट उसमें नहीं होते, तो उसको हम स्टैटिक मशीन कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट रहेगा 20 में, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 रहेगा। ट्रांसफार्मर विच प्रोवाइड्स हायर आउटपुट वोल्टेज दैन इनपुट वोल्टेज? दोस्तों बेसिकली ट्रांसफार्मर काम क्या होता है, वो क्या करता है? इनपुट जो हमारा जो स्टेप जैसे लो करंट लो आपका वोल्टेज है उसको हाई करने के लिए क्या करेगा? स्टेप अप करेगा, ठीक है। अगर आपका वोल्टेज लो है यानी कि हाई है, डाउन है, स्टेप डाउन, तो उसको स्टेप अप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, वो पूछ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? हमारा वो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्योंकि इनपुट में जो हमारा होगा वो इनपुट में कम होगा, तो इनपुट में कम होगा, उसी को वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया था। तो जब उसको बढ़ा दिया जाएगा उस प्रोसेस को कहेंगे स्टेप अप, स्टेप अप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बढ़ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर यही बात कर देता है, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन लेते तो यहाँ पे स्टेप डाउन हो जाता है ना। अगर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 22 का, विच इज द ट्रांसफार्मर विच हैज ओनली वन वाइंडिंग? वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है? दोस्तों वो होता है कौन सा हमारा? वो हमारा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर दोस्तों सिंगल वाइंडिंग होती है। देखिए होती तो उसमें बेसिकली दोस्तों, देखिए उसमें आपकी जो होती है, मैं थोड़ा सा आपको उसका डायग्राम बनाता हूँ। होती तो उसमें दो है, ठीक है। इस तरह से आपकी इंटरनेट कनेक्टेड रहती है, लेकिन ये जो आपकी होती है ये कॉमन होती है, ठीक है। ये आपकी कॉमन होती है, तो उसको एक ही वाइंडिंग उसको हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपका सिंगल वाइंडिंग आपकी इसमें होती है, ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर। आगे क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टेबलाइजर में, ठीक है। इन वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, क्योंकि इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है और इसकी कॉस्टिंग भी कम आती है ना। फिर यहाँ पे कहेगा 24 में, द कलर ऑफ सिलिका जेल इज इनिशियली। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए सिलिका जेल, सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता था। तो दोस्तों सिलिका जेल काम क्या होता है? जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, नमी को सोख लेना, ठीक है, सिलिका जेल का होता है। तो जो सिलिका जेल कह रहा है, सिलिका जेल का कलर शुरुआत में होता है, द कलर ऑफ सिलिका जेल इज इनिशियली। तो जो शुरुआत में दोस्तों सिलिका जेल का जो रंग होता है वो होता है आपका पिंक। क्या होता है? पिंक गुलाबी होता है, ठीक है। पिंक या गुलाबी इसको हम कह सकते हैं, इसका रंग होता है। लेकिन जब दोस्तों क्या होता है, जब इसमें नमी सोख, जब नमी सोख लेता है, नमी सोखने के बाद इसको कह सकते हैं, या जब इसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद दोस्तों ये क्या हो जाता है? वो हल्का गुलाबी होता है। क्या होता है? हल्का गुलाबी, ठीक है। क्या होता है? हल्का गुलाबी हो जाता है नमी सोखने के बाद। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सिलिका जेल का कलर शुरुआत में होता था, शुरुआत में उसका कलर कौन सा होता है? वो हमारा पिंक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे 25 आ जाएगा। बुक होल्ड रिले इज यूज्ड इन विच ट्रांसफार्मर?
तो बुक होल रिले का दोस्तों प्रयोग हम किस ट्रांसफार्मर में करते हैं? आयरन कोर ट्रांसफार्मर या वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर या ऑयल कूल ऑटो ट्रांसफार्मर या नॉन ऑफ द एबव? तो बताइए इसमें करते हैं हम ऑयल कूल ऑटो ट्रांसफार्मर में बुक होल रिले का प्रयोग करते हैं। इससे हमें सुरक्षा को ये बताता है, ऑयल का लेवल से इसके पता लगाते हैं क्या इसमें फॉल्ट होने वाला, ठीक है, इससे हमें मालूम पड़ जाता है, इसीलिए बुक होल रिले का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग को ये 25 क्वेश्चन में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो थे बहुत ही इजी थे। लेकिन दोस्तों ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि बहुत पूछे जाते हैं। मैंने सोचा आप सभी को एक बार रिमाइंड करा दिया जाए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लोगों को वीडियो अच्छी, उसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।